साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम करा रहे हैं उत्तराखंड के एग्ज़ामों के लिए प्रैक्टिस। इसे हम नाम दे रहे हैं प्रैक्टिस बैच, ठीक है। और हम जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, उन सवालों के सही जवाब ढूंढ रहे हैं, फिर उनकी डिटेल आपको करा रहे हैं। और यही डिटेल अगर आपने एक या 2 महीने तक हमारे साथ मिलकर कोशिश कर ली तो आपको अपने अंदर विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है किस वेरिएशन से पूछे जा रहे हैं, उनकी वैरायटी क्या है, और आप उसमें अपने आप को स्ट्रोंग सा महसूस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और कुछ सवाल हमने कराए थे एक क्लास में, उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपका रिवीजन भी हम लोग कराते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सवाल आया था कि उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? मानसून, लौटता हुआ मानसून, उत्तर पश्चिमी चक्रवात या उत्तर पूर्वी चक्रवात। तो इसका सही आंसर बताया गया था उत्तर पश्चिमी चक्रवात। दूसरा सवाल था डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? पौड़ी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, नैनीताल। तो इसका सही आंसर था अल्मोड़ा में। और ये भी बताया था कि किसने उसकी स्थापना करी थी, है ना, बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। और डिबेटिंग क्लब का मतलब ये था कि प्रबुद्ध जनों की एक सभा थी जिसके माध्यम से कुमायूं के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा को आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो 2 सवाल तो हमने उस दिन कराए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरे सवाल से। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में। नाम याद रखेंगे, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा। सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका है नैनीताल में। कहाँ हुई थी? नैनीताल में बेटा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा अपना? तो सही आंसर आएगा बेटा नैनीताल, ठीक है। अब बात करते हैं इस सभा के बारे में। तो हमारा जो हेडिंग है वो है सत्य धर्म प्रकाशनी सभा। देखो बेटा, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना हुई थी 20 मई 1874 को। मतलब आप कह सकते हैं कि मई 1874 को सत्य धर्म प्रकाशनी सभा बनी थी। अगला सवाल, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो बेटा स्थान मैंने अभी बताया है नैनीताल। कहाँ? नैनीताल में। तीसरा सवाल बहुत अच्छा बनेगा कि सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम आता है, संस्थापक का नाम आता है गजानंद छिंबाल। गजानंद छिंबाल। ये जो गजानंद छिंबाल थे, ये जो रामनगर है ना, इसके पास एक गांव पड़ता था ढिकुली गांव। तो रामनगर के ढिकुली गांव के रहने वाले थे और ये प्रभावित थे महर्षि दयानंद सरस्वती से। किससे प्रभावित थे? तो इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो किसका प्रभाव पड़ा था बेटा? तो महर्षि दयानंद का। महर्षि दयानंद से ये प्रभावित थे। महर्षि दयानंद स्वामी, है ना, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। चलिए, एक और अच्छा सवाल बन सकता है इस एग्जाम में, एग्जाम के हिसाब से आगे आने वाले एग्जामों में, कि ये सत्य धर्म प्रकाशनी सभा जो थी इसका काम क्या था? इसने किन लोगों के बारे में काम करा? किन लोगों के लिए इस सभा ने काम करा था? सत्य धर्म प्रकाशनी सभा। तो बड़ा शानदार सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो इसने काम करा था शिल्पकारों के उत्थान के बारे में, शिल्प जाति के लोगों के उत्थान के बारे में। तो शिल्पकार कौन होते हैं? जो नई नई चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, चाहे वो लकड़ी की हो, पत्थर की हो, ठीक है, या अन्य किसी और चीज़ों की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, हाथ से बनाने वाले जो लोग थे, उनका उत्थान करना। तो इसका जो सही काम था वो था शिल्पकार जाति का उत्थान करना। तो
इसका काम क्या था? शिल्पकार जाति का उत्थान करना या उनकी आवाज उठाना, जाति का उत्थान करना। शिल्पकार जाति का उत्थान करने के लिए उन्होंने सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना करी थी। और चूंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाजी थे, इसलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड में पहली बार आर्य समाज की नींव रखी गई थी इसी सभा के द्वारा। तो एक बात बड़ी काम की है जो एग्जामिनर आपसे मालूम कर सकता है ना, यह आर्य समाज की नैनीताल में शुरुआत थी। यह आर्य समाज की नैनीताल में शुरुआत थी। आपको पता होगा कि आर्य समाज का पहला मंदिर नैनीताल में ही बना था। फिर नैनीताल जिले में ही आर्य समाज का पहला मंदिर बना था। ठीक है, तो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना 1874 में हुई है। कहाँ हुई है? नैनीताल में हुई है। उसके संस्थापक कौन है? तो गजानंद छिंबाल हैं। इसने किन के उत्थान के लिए काम करा है? तो शिल्पकार या शिल्पी जाति के उत्थान के बारे में काम करा है। और बेटा यह आर्य समाज की नैनीताल में शुरुआत बताई जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ होता है? पूरब और पश्चिम की जो नयार नदियां हैं वो कहाँ मिलती हैं? सतपुली में मिलती हैं, कोटद्वार में मिलती हैं, ब्यास घाट में मिलती हैं या संयूसी में मिलती हैं? ठीक है, तो कहाँ मिलती हैं? पश्चिमी और पूर्वी नयार नदियाँ। तो सही आंसर है बेटा इसका, जो मिलती हैं वो आप बताइए कहाँ मिलती हैं? तो कहाँ मिलती हैं? सतपुली में मिलती हैं। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों का मिलन कहाँ होता है? तो वो होता है सतपुली में। अब देखो कैसे हमें इसे समझना है, कैसे हम इस स्ट्रक्चर को समझें। तो देखो होता क्या है, इस तरीके से आप देखें। देखिए हम इस तरीके से देखें कि ये एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। ठीक है, और एक नदी आ रही है, ये है अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। और ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं तो आगे नाम पड़ जाता है बेटा गंगा। कहां से? देवप्रयाग से, देवप्रयाग से। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से और अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपंथ हिमनद से, चमोली के। ये उत्तरकाशी से निकलती है। इसको सास कहा गया भागीरथी को, और अलकनंदा को बहू कहा गया है। ठीक है, हम यहाँ इन नदियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें नयार नदी देखनी है। तो देखिए एक जगह पड़ती है दूधातोली। दूधातोली के पश्चिमी हिस्से से उत्तर पश्चिम से एक नदी निकलती है और दूधातोली के दक्षिण पूर्व से नदी निकलती है। तो दूधातोली का जो उत्तरी पश्चिमी ढाल है, कौन सा ढाल बेटा? उत्तरी पश्चिमी ढाल, यह है दूधातोली। दूधातोली का उत्तर पश्चिमी ढाल, उत्तर पश्चिमी ढाल किसका? दूधातोली का। दूधातोली का उत्तर पश्चिमी ढाल, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार नदी। और एक दूधातोली के साउथ से निकलती है, दक्षिण से। ठीक है, तो दूधातोली जो कि नैनीताल में है, दूधातोली के दक्षिणी पश्चिमी ढाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पूर्वी नयार, पूर्वी नयार नदी।
ये दोनों नदियां जो हैं वो एक जगह मिल जाती हैं और उस जगह का नाम आता है सतपुली। क्या है? सतपुली। उसे क्या कहते हैं? सतपुली। अब सतपुली कहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये नदी जो वो नयार कहलाती है। कौन सी कहलाती है? ना इसका नाम होता है पश्चिमी नयार ना पूर्वी नयार, इसे कहते हैं नयार नदी। क्या नाम बन जाता दोनों को मिलाकर? नयार नदी। ये नयार नदी आगे जाने के बाद में पौड़ी जिले में एक जगह पड़ता है, एक स्थान है जिसका नाम है ब्यास घाट, जहां पर फूल चट्टी है। ठीक है, तो ये नदी जो है गंगा नदी से मिल जाती है। ये नदी कौन सी है? ये नदी है बेटा गंगा। गंगा नदी से मिल जाती है नयार नदी। कहाँ मिल जाती है? ब्यास घाट में। कहाँ? ब्यास घाट। ब्यास घाट कहाँ है? फूल चट्टी के पास में। फूल चट्टी के पास में। और जो फूल चट्टी पड़ता है वो पौड़ी जिले में है। कहाँ है? पौड़ी जिले में। तो ये गंगा से मिल जाती है। तो आगे तो नाम बड़ी नदी का रहेगा। बड़ी नदी क्या है? गंगा। तो अब यहाँ से अपने लिए सवाल बन गए, देखो तीन सवाल बन गए। उन 3 सवालों पर ध्यान दो। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और जब वो देवप्रयाग में मिल जाती है तो नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है। दूसरा सवाल, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदियों का मिलन कहाँ होता है? तो सतपुली में मिलन होता है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों का मिलन कहाँ होता है बेटा? सतपुली में होता है। ठीक है। अब सवाल आता है नयार नदी और गंगा नदी का मिलन कहाँ है? तो नयार नदी और गंगा नदी का मिलन कहाँ होता है? ब्यास घाट में। आप पौड़ी जिले के ब्यास घाट के फूल चट्टी में ये नदी गंगा से जाकर मिल जाती है ना। जब आगे चलेंगे इसी तरीके से तो चंद्रभागा मिलेगी। ठीक है। तो हमने 3 बातें सीखी। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में, और वो बन जाती गंगा। दूसरा सवाल, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों का मिलन कहाँ होता है? तो वो होता है बेटा सतपुली में। ठीक है। तीसरा सवाल, नयार नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो ब्यास घाट में, फूल चट्टी के पास, पौड़ी में। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए काम देगा। किसी समय आप मौका मिलेगा तो पूरे जाल को बताएंगे। जो गंगा का जाल है, पूरा गंगा नदी तंत्र है, पूरा गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड में, उसका पूरा एक ग्राफ आपको बना कर देंगे। उसी ग्राफ में पहले आप पढ़ते रहिए, उसी ग्राफ में सभी नदियां छोटी और बड़ी समाहित हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं बेटा? अगले सवाल में बोला गया हमसे, ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊं वर्ग में, मतलब पूर्वी कुमायूं वर्ग में सम्मिलित नहीं है? कौन सी ऐसी बोली है जो पूर्वी कुमायूं की बोली नहीं मानी जाती? देखो, पहाड़ी हिंदी है जिसकी उत्पत्ति खसिया सोरसैनी से हुई है। ये हिंदी का वैसे सवाल है कायदे में। तो पुरानी जो कहते हैं पहाड़ी हिंदी जो है उसकी उत्पत्ति खसिया सोरसैनी से हुई है। क्लियर होगी बात? तो उसमें 2 हिस्से आते हैं। जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी एक भाषा है मान लीजिए, तो कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। 4 भाषाओं में बांटा गया है, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। और उसके अंदर 12 बोलियों को शामिल करा गया है। तो कुमाऊनी की कितनी बोलियां हैं? 12 बोलियां हैं। अब ये कहना है कौन सी बोली जो है वो पूर्वी कुमाऊनी में नहीं आती? कुमैया कहते हैं, सोरियाली कहते हैं, अस्कोटी कहते हैं और खस परजिया बोलते हैं। तो खस परजिया इसके दायरे में नहीं आती। खस परजिया कुमाऊनी के पूर्वी हिस्से में नहीं आती। ठीक है। तो देखो कैसे एग्जाम तक याद रखेंगे आप। एक हिंदी के व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे, देखिए डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा है। 4 वर्ग या भाग कह सकते हैं, 4 भागों में बांटा है। अब 4 भाग कौन कौन से बनाए हैं? देखो कैसे बनाए हैं। पहली बात तो जो कुमाऊनी है
जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी के 4 हिस्से बना दिए गए। पहला हिस्सा कहलाएगा, पहले हिस्से को नाम हम दे रहे हैं पूर्वी कुमाऊनी। क्या कह रहे हैं? पूर्वी कुमाऊनी। चलो दूसरे को हम नाम दे रहे हैं पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी। और तीसरे को नाम दे रहे हैं हम उत्तरी कुमाऊनी। उत्तरी कुमाऊनी। और बेटा चौथे को नाम दे रहे हैं हम दक्षिणी कुमाऊनी। तो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 भागों में बांटा है। इन 4 भागों में जो कुमाऊनी की बोलियां हैं वो 12 हैं। अगर कोई तुमसे सवाल पूछता है कि जो कुमाऊनी है, कुमाऊनी की कुल बोली कितनी है, इन 4 भागों में कुमाऊनी की कुल बोली जो आती है बेटा, कुमाऊनी में कुल बोलियां कितनी बनाई है? 12 बोलियां बताई गई हैं। तो कुमाऊनी में कितनी बोलियां आती हैं बेटा? तो 12 बोलियां आती हैं 4 कुमायूं के क्षेत्रों में। 4 कुमायूं क्षेत्रों में बांटा गया है। कुमायूं को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी। और इसमें मिला के कितनी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, कितनी बोलियों का इस्तेमाल हुआ है? तो 12 बोलियां। तो कुमाऊनी की कितनी बोलियां हैं? तो याद ही रखिए 12 बोलियां हैं। कौन सी बोली किस वाले क्षेत्र में आएगी उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। देखो बेटा, पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत बोलियां आती हैं 4। एक को कहते हैं कुमैया। क्या कहते हैं? कुमैया। तो कुमैया एक बोली है कुमाऊनी की, वो पूर्वी कुमाऊनी में आती है। बेटा एक को हम बोलते हैं सोरियाली। क्या कहते हैं? सोरियाली। एक सोरियाली है सोर क्षेत्र में। एक नाम आता है बेटा जिसको हम कहते हैं सिराली। और एक कुमाऊनी की बोली आती है बेटा पूर्वी कुमाऊनी में, जिसे कहते हैं अस्कोटी। अस्कोटी। पिथौरागढ़ के अस्कोट वाले क्षेत्र में। तो मैं कह रहा हूं कि पूर्वी कुमाऊनी में कितनी बोलियां आ रही हैं? 4 बोली। कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी। तो देखो कुमैया मिल गया ऑप्शन में, सोरियाली मिल गया, अस्कोटी मिल गया। ये तो कह रहे हैं कि पूर्वी कुमाऊनी में है, लेकिन ये कह रहे हैं कौन सी नहीं है, तो कौन सी बच गई? इसे कहते हैं खसपरजिया। अब देखते हैं खसपरजिया किस में आएगी। तो 4 तो बेटा इसमें हो गई, 6 जो हैं वो पश्चिमी कुमाऊनी में आती हैं। 6 कौन कौन सी आती हैं? एक को कहते हैं खसपरजिया। खसपरजिया। एक आएगी बेटा, 6 आती है ना इसमें, हाँ। एक को कहते हैं पछाई। पछाई बोली, पछा पश्चिम में। एक तीसरा नाम आता है, हाँ, फाल्दी कोटी या फाल्दा कोटी। एक नाम क्या आता है बेटा? फाल्दा कोटी। है ना। एक बोली आती है इसी में, हाँ, उसको नाम दिया जाता है, हाँ, चौगरखिया। क्या कहते हैं बेटा? चौगरखिया। एक ऐसी 5वां नाम आता है, उसे कहते हैं गंगाई। जो गंगोली के आसपास का हिस्सा है, गंगाई। और एक 6ठी बोली जो इस्तेमाल होती है यहां, उसे कहते हैं दनपुरिया, दानापुर के पास। तो पूर्वी कुमाऊनी में 4 हैं, पश्चिमी कुमाऊनी में 6 हैं। तो 6 4 10 बोली तो ये होगी। टोटल कितनी है? 12। इसका मतलब 2 बची, एक उत्तरी कुमाऊनी में और एक दक्षिणी कुमाऊनी में। तो जो उत्तरी कुमाऊनी है उसमें एक बोली का नाम आता है जोहारी। तो जोहारी जो है वो किसकी एक बोली है? उत्तरी कुमाऊनी की। क्या है? जोहारी। और एक आती है दक्षिणी कुमाऊनी में, हाँ,
उसका नाम आता है बेटा रचभैंसी। रचभैंसी। अब क्या है ना, एग्जामिनर आपसे ये सब बातें पूछ लेगा, है ना। जो रचभैंसी है ना, हाँ, जो रचभैंसी है उसे एक नाम और दिया जाता है नैठा तलिया। नैठा तलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैठा तलिया, इसी का। अब ना पेपर जब आप देखोगे ना, कई बार आपको सवाल मिलेगा कि बताओ रचभैंसी जो है वो क्या है। इतना पूछेगा रचभैंसी क्या है, तो रचभैंसी कुमाऊनी की एक बोली है। दूसरा सवाल पूछेगा कि रचभैंसी जो है वो कुमाऊनी के किस हिस्से की बोली है, तो वो आता बेटा दक्षिणी कुमाऊनी। किसकी? दक्षिणी कुमाऊनी। जोहारी कहाँ की एक बोली है, तो कुमाऊनी की एक बोली है। किस क्षेत्र में आती है? उत्तरी कुमाऊनी में, है ना। पूछ लेगा खसपरजिया जो है, या पारजिया, पारजिया भी ठीक है, खसपरजिया किसकी एक बोली है, तो पश्चिमी कुमाऊनी की, है ना। ऐसे भी सवाल मालूम कर सकता है, जैसा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है बेटा? खसपरजिया। त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, और उन 4 भागों में कितनी बोलियां शामिल हैं? 12। ठीक है, चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर इसके बाद सवाल नंबर आता है 6। ये कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे कविराज कहा जाता है, या कविराज कहा गया है उत्तराखंड में, तो किसे कविराज कहा गया है? ठीक है, तो कविराज बोला गया बेटा रामदत्त पंत, भोला दत्त पांडे, सीतावर पंत, लोक रत्न पंत। तो किसको कविराज बोला गया है? तो कविराज कहा गया है रामदत्त पंत को। याद रख लें, किसे कविराज कहा जाता है? तो रामदत्त पंत को कविराज कहा जाता है। उत्तराखंड में किसे कविराज कहा जाता है? तो रामदत्त पंत को कविराज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहे हैं कि वेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो उत्तराखंड में मखमली घास के मैदानों को, उत्तराखंड में मखमली घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। बहुत सारे बुग्याल हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े करके बुग्याल आपको पढ़ाते रहेंगे। आज 5 बुग्याल बताएंगे, फिर बुग्याल का कोई सवाल आएगा, फिर 5 बुग्याल बताएंगे। ऐसे करते करते जितने बुग्यालों के सवाल आएंगे तब तक तो आपको सब बुग्याल रट चुके होंगे। तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको चीज़ें हाथों हाथ याद भी होती रहे। थोड़ा थोड़ा कंटेंट चलता रहेगा, आपको याद हो जाएगा, आप रिवीजन करेंगे, और देखो कैसा आपका एग्जाम बेहतर नहीं होता, तो एकदम आपका एग्जाम बेहतर होगा। आज हम बता रहे हैं उत्तराखंड के 5 टॉप बुग्याल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के बुग्याल, देखिए उत्तराखंड के बुग्याल, तो ये तो है बुग्याल। बुग्याल क्या बताया मैंने? उत्तराखंड में मखमली घास के मैदानों को, मुलायम घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। वो बुग्याल किस जिले में आता है? वो बुग्याल किस जिले में है? तो एक तो है बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल। अब ये पूछा बेदनी बुग्याल कहाँ का है, तो बेदनी बुग्याल कहाँ का है बेटा? तो वो है, हाँ, उत्तर काशी का, सॉरी चमोली का। बेदनी बुग्याल कहाँ का है? चमोली का। और एक सवाल याद रखना, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, यूके का सबसे बड़ा बुग्याल, सबसे बड़ा बुग्याल। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वेदनी बुग्याल। कहाँ पड़ता है? चमोली में। दूसरा एक नाम सुना होगा आपने, चमोली में पड़ता है ओली, जहां बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। तो ओली बुग्याल कहाँ का है? तो ओली बुग्याल भी बेटा, हाँ, कहाँ का है? चमोली का। ये भी बहुत फेमस है, पर्यटनों के हिसाब से, पर्यटकों के हिसाब से ये फेमस है, ओली बुग्याल। तीसरा एक बुग्याल आता है जिसका नाम है, हाँ, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी बुग्याल कहाँ है? तो फूलों की घाटी बुग्याल पड़ता है बेटा हमारा चमोली में। आपने सुना होगा हर की दून, सुना होगा हर का दून, ये भी एक बुग्याल है। हर का दून बुग्याल कहाँ है? तो हर का दून बुग्याल पड़ता है हमारा उत्तर काशी में।
हर का दून बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। चमोली के 3 बता दिए हैं, पहले 3 याद करो। चमोली में ओली बुग्याल है ना, और फूलों की घाटी बुग्याल और वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ठीक है। और हर का दून बुग्याल कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। एक बुग्याल और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चोपता। चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल कहाँ है? तो चोपता बुग्याल आता है बेटा आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ? रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला 5 बुग्याल बता दिए, फिर कोई सवाल बुग्याल का आएगा, फिर 5 नए बुग्याल बताएंगे तो 10 हो जाएंगे, फिर कोई बुग्याल आएगा फिर 5 बताएंगे। ऐसे कर करके हम उत्तराखंड के सभी बुग्याल परफेक्ट कर लेंगे। और हम जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे है ना, तब हमें लगेगा कि हमने बहुत कुछ जो है हासिल कर रखा है, पेपर की बहुत सारी बातें हमें याद हैं, ठीक है। तो बेटा इसी बात को देखते हुए, हाँ, अगर ये चीज़ें सब आपको समझ में आ रही हों तो आप कमेंट करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों को पहुंचाइए, ठीक है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपके, हाँ, भविष्य में एक सारथी बने, आपकी मदद करें, ठीक है, ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी अपनी जॉब को हासिल करें, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।